हाय एवरीवन, मैं जावेद आलम एक बार फिर आप सभी के बीच में। आज हम यूपी टेट 2021 के प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का नहीं, मात्र ईवीएस के प्रश्नों का हम आज एक्सप्लेनेशन करेंगे, यूँ कहिए उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए, पहला सवाल था कार्बन डेटिंग और इसका आंसर था प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से। तो क्या होता है ये कार्बन डेटिंग, समझते हैं। कार्बन डेटिंग जो है वो पौधों और जंतुओं से प्राप्त अवशेषों के आयु निर्धारण की एक विधि मानी जाती है। इसमें हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। कार्बन 14 जो सभी सजीवों में ये पाया जाता है और यह एक क्या है, एक आइसोटोप है। आइसोटोप का तात्पर्य कि इसके केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एक और सवाल पूछता है कि कार्बन 14 की जो अर्ध आयु है वो कितनी होती है, तो वो 5730 वर्ष। ये भी कई परीक्षाओं में सवाल ये पूछा हुआ है, ठीक है। और इस जो निर्धारण की विधि है, इसका आविष्कार 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड लिबी ने किया था। ये भी सवाल एक आध जगह कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ है। ध्यान रहे, ये चट्टानों के मापन की विधि भी आती है, उसे हम यूरेनियम विधि से नापते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनियम विधि से। ध्यान रहे, जहाँ हम सजीवों की बात होगी, पेड़ पौधों की बात होगी, जंतुओं की बात होगी, वहाँ पे जो आयु मापन होगा वो कार्बन डेटिंग से होगा। और चट्टानों की बात हो गई, पृथ्वी का आयु मापन हो गया, वो हम करेंगे यूरेनियम विधि से। कैसे करेंगे? यूरेनियम विधि से, ठीक है। दूसरा सवाल संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसे कब हमने इसे कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आइए देखते हैं। संविधान सभा, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो पहले अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और इस संविधान सभा में जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। ध्यान रखिए, सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इस संविधान सभा की जो कार्यवाही शुरू होती है वह जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होती है। ये उद्देश्य प्रस्ताव कब इन्होंने लाया था और कब इन्होंने स्वीकृत हुआ था, ये भी सारा सवाल परीक्षा में पूछता रहता है। ध्यान रहे, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत भी यही उद्देश्य प्रस्ताव माना जाता है। उसी प्रस्तावना का एक और स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी माना जाता है। उस संविधान सभा में अनेक समितियां बनी थी। एक समिति जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रारूप समिति। इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह जो संविधान सभा है वह 3 वाचनों में खत्म हुई। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 तक चला था। ध्यान रहे, इस संविधान सभा में जो हमने संविधान सभा अंगीकृत किया उसकी जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 दी गई है। हम जो प्रस्तावना पढ़ते हैं उस प्रस्तावना के आखिरी शब्दों में, आखिरी लाइनों में हम देखते हैं कि हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। जो भी हमारा संविधान उस वक्त बना था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। उस संविधान सभा पे साइन करने वाले सदस्य जो थे वह 284 थे, जिसमें 8 महिलाएं थीं। ये सवाल पूछता है कितनी महिलाओं ने साइन किया था, तो उसमें 8 महिलाएं थी। समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ध्यान रहे, पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वहीं आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना और राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, इन दोनों को भी क्या किया गया? अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट ये कि 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तीसरा सवाल, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ठीक है, तो समय के साथ विषैले पदार्थों की जो बढ़ती हुई सांद्रता है वही क्या होती है? बायोमैग्निफिकेशन होती है। देखते हैं,
बायोमैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं हम जैव आवर्धन। ये जो जैव आवर्धन है वह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रहे, पोषण स्तर अलग होना चाहिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। जैसे मान लीजिए पौधा है एक पोषण स्तर, फिर दूसरा आपका खरगोश, तीसरा बिल्ली, चौथा शेर। तो जैव आवर्धन एक और निम्नलिखित प्रदूषकों का एक जरिया है जो पोषण स्तर के साथ बढ़ता जाता है। मान लीजिए पौधे में कुछ प्रदूषण कहीं से आया, ठीक है, तो उसे अगर खरगोश खाएगा तो खरगोश में उसकी मात्रा बढ़ेगी, फिर बिल्ली खाएगा तो बिल्ली में उसकी मात्रा बढ़ेगी, शेर खाएगा तो शेर में उसकी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है। जैव संचयन, बायोमैग्निफिकेशन की तरह एक बायो एक्यूमुलेशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है। ध्यान रहे, यहाँ विभिन्न पोषण स्तर की बात होती है, यहाँ विभिन्न पोषण स्तर की बात होती है, लेकिन जैव संचयन में एक ही पोषण स्तर की बात होती है। मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में दूषित पानी है, दूषित पानी में मछलियों में क्या होगा, जैव संचयन बढ़ेगा। समय 1 महीना में कुछ रहेगा, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में, 1 साल में, 2 साल में। समय के साथ क्या होगा, इसमें जो प्रदूषक की मात्रा है वो बढ़ती ही चली जाएगी। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ समझिए, बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, यहाँ पे विभिन्न पोषण स्तर और यहाँ पे एक ही पोषण स्तर। प्रदूषक की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन में अलग अलग पोषण होंगे और जैव संचयन यानी बायो एक्यूमुलेशन में एक ही पोषण स्तर हमारा निर्धारित होगा। ध्यान रहे, ये तो बढ़ रहा है ना। एक और सवाल आता है कि ऊर्जा की मात्रा, तो ऊर्जा क्या होती है, हमारी घटती जाती है। ठीक है, लिंडेमान के नियम के अनुसार 10% का नियम हमारा चलता है, जहाँ पे मान लीजिए अगर 100 है तो अगले पोषण स्तर में 10 हो जाएगा, फिर अगले पोषण स्तर में 0.1 हो जाएगा। तो जो ऊर्जा की मात्रा है वो क्या होती है, आपकी घटती जाती है। लेकिन ये प्रदूषकों का है ना, बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन, दोनों क्या होते हैं, वे बढ़ते ही चले जाते हैं। चौथा सवाल देखिए आप फिर था जैव मंडल का अजैविक घटक। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं उसके 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक में आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक होते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे हो गए, शैवाल हो गए। उपभोक्ता वे हो गए जो इन उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इसमें भी 3 होते हैं, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। जो उत्पादकों को खाता है वह प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, ठीक है। जो इनको खाएगा वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, जो इनको खाएगा वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। और जो लास्ट स्टेज होता है उसमें मांसभक्षी, ये जो मांसाहारी होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा क्या है आपका अवघटक। अवघटक में बैक्टीरिया और कवक आते हैं। तो यही पूछा था कि कवक किस में आता है, जैविक है क्या अजैविक है, तो उससे आप साफ सीधी बात क्या हो गया, कवक आपका जैविक में आते हैं। अजैविक में देखिए, इसमें भौतिक पदार्थ जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति या अन्य चीज़ें आती हैं। अकार्बनिक में जल हो गया, वायुमंडलीय गैसें हो गई, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, चट्टान हो गया। और कार्बनिक में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि इसमें आते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक में पारिस्थितिकी तंत्र को बांटा जाता है। तो इसका सवाल क्या था, ये कवक आपका अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। तो ये जैविक है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर यही होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, कई बार पूछा भी गया है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है, ये आपका नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो कनाडा के वैंकूवर में 1971 में हुआ था। शुरू में यह नाभिकीय हथियारों का, जैसे परमाणु जो हथियार हो गए, उनका यह विरोध करता था, लेकिन बाद में समय के साथ यह पर्यावरण की तरफ मुड़ता हुआ चला गया। अगला सवाल, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी। ये मैंने पिछले ही बार में बताया, यही मैंने बताया, ठीक है, कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और जो शीर्ष होता है वो क्या होता है, वो मांसभक्षी होता है। तो घास भूमि के क्षेत्र में उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होता है, मांसाहारी ही होगा। जैसे घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, ये दोनों मांसाहारी है।
तो उच्च जो श्रेणी होती है वो मांसाहारी की होती है। अगला सवाल, वायुमंडल का सब प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, सबसे नज़दीक है, तो ये वायुमंडल का स्तर आसान है। देखिए, वायुमंडल का स्तर सबसे निचला स्तर होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसकी ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा होती है। क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। ओला, पाला, कोहरा, बारिश, तूफान, चक्रवात, सारी चीज़ें क्या होंगी, ये क्षोभ मंडल में होंगी। इसीलिए इसका नाम क्या है, परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है। इसका एक नाम आपका संवहन मंडल भी क्या होता है, बोला जाता है, ठीक है। इसी मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, हमारा तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तो एक रेट से घटता है, उस रेट का होता है, उस रेट को बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, जो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। एक सामान्य सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता हुआ चला जाता है। लेकिन कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। इसको हम बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है। अगला जो भाग होता है वो समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ही क्या होता है, हमारे जो हवाई जहाज़ हैं यहीं उड़ते हैं, ठीक है। हमारा जो ओजोन है इसी मंडल में पाया जाता है, और इसमें ऊंचाई के साथ क्या होता है, हमारा तापमान क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। उसका ऊपर भाग है आपका मध्यमंडल, ये सबसे ठंडा मंडल है, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। इसके ऊपर आपका आयन मंडल, ठीक है, ये परतों में बटा होता है, DEFG कई परतों में बटा होता है। और रेडियो तरंगें जो छोड़ी जाती हैं यहीं से क्या होती है, रिटर्न होकर वापस आती हैं, ठीक है। और सबसे ऊपरी भाग हमारा जो होता है वो बहिर्मंडल होगा। यहीं पे सारे सेटेलाइट्स वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं यहीं पे लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ से सवाल क्षोभ मंडल से आता है। ये ओजोन मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और इसका जो विनाश है क्या होता है, ये CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन एक गैस होती है, उसके कारण इसका विनाश हो रहा है। और इसके लिए 2 समझौते किए गए थे। एक हमारा समझौता था वियना समझौता, और एक हमारा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में था, और ये वियना समझौता 1985 में था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ठीक है। तो जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को क्या किया गया था, अधिनियम किया गया था। इसके अनुसार हम जैव विविधता प्राधिकरण का निर्माण किया है 2003 में, और चेन्नई में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब इसमें सदस्य भी होते हैं, एक सदस्य है, 3 पदेन सदस्य हैं, 7 और सदस्य होते हैं। उसी तरह राज्य में राज्य जैव विविधता बोर्ड होता है, जिला स्तर पे या स्थानीय स्तर पे जैव विविधता प्रबंधन समिति होती है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो ये जैविक कृषि ही इंपॉर्टेंट होती है। जैविक कृषि में हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक में नीम की खली हो गई, गौमूत्र हो गया, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, और इससे मिट्टी पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से, दोनों से क्या होती है, अम्ल वर्षा हमारी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। ये स्टोन कैंसर इससे हो रहा है। ताजमहल जो हमारी महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक विरासत है, वो भी क्या हो रही है, इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या हो रही है, नुकसान उसको हो रहा है। क्योंकि सवाल एक ऐसा भी आया था कि ताजमहल को कौन सी बीमारी हो रही है, तो वो स्टोन कैंसर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाता है, ये भी तेजाब है, अम्ल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी पानी के साथ क्रिया करके HNO3 बनाता है, ये भी क्या है, आपका एक तेजाब की तरह काम करता है। ध्यान रहे pH 7 pH जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इससे नीचे जाने पर ये अम्लीय हो जाता है, और इससे ऊपर जाने पर क्या होता है, ये क्षारीय हो जाता है। तो वर्षा का जल 4, 5, 6 तक आ जाता है, ये इससे कम हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है और वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। एक अम्ल वर्षा केंद्र आपका सबसे पहले कहाँ हुई थी, और अम्ल वर्षा केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पे है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कुछ काम आप लोग भी करिए। देखिए, अम्ल वर्षा 2 तरीके की होती है, एक शुष्क अम्ल वर्षा और एक नम अम्ल वर्षा।
शुष्क अम्ल वर्षा ये हवा में मिली होती है, और नम अम्ल वर्षा ये पानी के बरसात के पानी के साथ क्या होती है, ये नीचे आती है। अगला सवाल, WWF से क्या आशय है? ठीक है, तो WWF का फुल फॉर्म आपका है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये ध्यान रहिए, और ये 1986 के पहले था, ध्यान रहे। हाँ, ये 1986 के पहले इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। वर्तमान में इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि पुराना नाम भी प्रचलन में है, चल रहा है, कोई दिक्कत की बात वो नहीं है। ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, ये गैर सरकारी संगठन है, एक ट्रस्ट के रूप में क्या होता है, यह काम करता है। WWF जो है वो लिविंग प्लानट रिपोर्ट जारी करता है, और साथ ही जो अर्थ आवर, जो हम लोग 1 घंटे के लिए बिजली बुझा देते हैं, वो भी, उसका आयोजन भी WWF के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह आपका ज्वाइंट पांडा है। ध्यान रहे, IUCN जो रेड डाटा बुक निकालती है, जिसके गुलाबी रंग के पृष्ठ पर क्या होते हैं, जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो हमारी प्रजातियां होती हैं वे होती हैं, उसको बनाने में भी WWF क्या करता है, मदद करता है। अगला सवाल, फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो इसका आंसर था उत्तराखंड। ध्यान रहे, इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, जैसे नीलांग घाटी कहाँ पे है, दून घाटी कहाँ पे है, ये आपके उत्तराखंड में है। सांद घाटी कहाँ पे है, केरल में है। अराकू घाटी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। जुकू घाटी कहाँ पे है, नागालैंड में है। हिमाचल प्रदेश में आपका कुल्लू है, सांगला है, कांगड़ा है, स्पीति है। जम्मू कश्मीर में आपका नुब्रा है, बेताब है, शुरू है। ये बेताब फिल्म की यहाँ शूटिंग हुई थी, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम बेताब ही रख दिया गया। सिक्किम में क्या है आपका, युथांग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, इनको याद कर लीजिए, परीक्षाओं में पूछे की बारंबारता इनकी बनी रहती है, आगे भी संभावना इसकी है। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो भारत में प्रदूषण मापन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। ध्यान रहे, इसका निर्माण जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1974 में हुई थी। फिर बाद में इसको वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक 1981 के अधीन इसको दे दिया गया, और सारे कार्य इसको सौंप दिए गए। अतः दोनों के अलग अलग मुख्य कार्यों को, या यूँ कहिए कि पूरे तरीके से प्रदूषण का जो कार्य है वो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या करता है, देखता है। आगे देखिए, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। ठीक है, एंडीज में यानी एक है इक्वाडोर, यहाँ पे दे देंगे आपको इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर में। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कोटोपेक्सी, जैसे पहले बताया कि ये एंडीज पर्वत के इक्वाडोर में है। सवाल में एक और बात थी, सक्रिय ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, तो इसको हम देख लेते हैं। ज्वालामुखियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी जिससे उद्गार हमेशा होते रहते हैं, उसके कुछ उदाहरण है, इस्तांबुली जो सिसिली में है, एटना जो इटली में है, कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर में है, और हमारे देश का बैरन अंडमान निकोबार में है। सॉरी, एक हमारा है सुसुप्त ज्वालामुखी, जो उद्गार उसमें कभी भी होने की संभावना, अभी तो हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना कभी भी उसमें है। ये क्राकाटोआ इंडोनेशिया का है, और नारकोंडन हमारे जो अंडमान में है उसका भी है। एक है हमारा मृत ज्वालामुखी, जो कई सदियों से मतलब वो भी बंद पड़ा है, उसमें उद्गार की कोई संभावना भी नहीं है। तो चिम्बारोजो इक्वाडोर का, और को सुल्तान ईरान की, ये कुछ मुख्य ज्वालामुखी है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक और सवाल ज्वालामुखी से कई बार पूछता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, अगला सवाल, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सांगपो नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर यह बांग्लादेश में घुसती है, जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर जमुना, इधर से गंगा आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये जब आती है तो ये पद्मा हो जाती है, और ये जमुना हो जाती है। ठीक है, तो पद्मा और जमुना दोनों मिलती हैं तो ये मेघना बन जाती है। क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है, और मंगल खाड़ी में गिर जाती है। सॉरी, तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, और बांग्लादेश का नाम जमुना हो जाता है, और पद्मा और जमुना मिलके मेघना बन जाती है। ये बहुत पूछता है कि बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, मेघना किन नदियों से मिलकर बनती है। ये सारे सवाल कई बार पूछे गए।
रट लीजिए, सब रट लीजिए। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है, तो आर्सेनिक का प्रभाव का पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तीनों जगह लगभग लगभग पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, बांग्लादेश और नेपाल में भी है, और असम में भी है। ठीक है, असम में भी नहीं लिखा है इसमें, लेकिन असम में भी है। तो सारे जगह जो मान लीजिए एरिया है ये भारत का, ठीक है, ये सारे एरिया में क्या होता है, लगभग लगभग आर्सेनिक की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल प्रभावित है। पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, ठीक है, पश्चिमी घाट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पश्चिमी घाट, ठीक है, ये आपका गुजरात से शुरू होती है और केरल तक जाती है। 6 राज्य इसमें है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। 1 2 3 4 5 6, तो 6 राज्यों से होकर क्या होती है, ये गुजरती है। ध्यान रहिए, पश्चिमी घाट है, ये कगार है, ये खड़ा है यहाँ पे। यहाँ से जब हवाएं आती हैं तो हवाएं यहाँ से टकरा के इस पहाड़ी के साथ ऊपर उठती हैं और यहीं क्या करती हैं, वर्षा कर देती हैं। क्या करती हैं, यहीं पे बारिश कर देती हैं। ये बारिश, ये पूरा एरिया तो 200 सेंटीमीटर 200 मिलीमीटर तक की वर्षा ही कराता है, लेकिन ये जो एरिया है, इधर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सूखा रह जाता है, क्योंकि सारा जो पानी होता है हवा में, जो जितनी आर्द्रता होती है वो यहीं पे गिरा देती है। सारा पानी यहाँ गिर गया, इधर इधर कुछ मिलता ही नहीं है, तो इधर क्या होता है, पूरी की पूरी बारिश होती है, और इधर क्या होता है, पूरा सूखा पड़ जाता है। तो वही पूछा, तो रेन शैडो इफेक्ट, ठीक है, बारिश हुई और शैडो, उसका जो छाया पड़ा, वो क्या हो गया, वो सूखा का सूखा ही रह गया। और देखते हैं, पश्चिम बंगाल ताप्ती से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, हमारे देश में 4 हॉट स्पॉट हैं, उस हॉट स्पॉट में से एक हमारा पश्चिमी घाट भी है। ठीक है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए क्या कहते हैं, गॉडगिल और कस्तूरी रंजन की कुछ रिपोर्ट भी आई हैं। तो गॉडगिल की रिपोर्ट तो खैर कोई सुनवाई ही इसमें नहीं हुई। अब हाल ही में कस्तूरी रंजन ने भी रिपोर्ट दी है, जिसमें 37% क्षेत्र को, पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में इन्होंने क्या किया है, घोषित किया है। सरकार देखती है इसमें क्या करती है, क्या नहीं करती है। ये सह्याद्री है बोलते हैं इसको, ये उत्तरी होती है और दक्षिणी है। तो उत्तरी पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कालसुबाई कहते हैं। पूरे पश्चिमी घाट के लो लें तो उसकी पूरी सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमोडी हो जाएगी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है दोदा बेटा। ध्यान रहे, यहाँ पे 3 घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक आपका है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, तो थाल घाट और भोर घाट आपके महाराष्ट्र में है, और पाल घाट किसमें, आपका केरल में है। ये क्रम में पूछ देता है उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए, इसको भी याद कर लीजिए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, अगला सवाल, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया, कोई बात ही नहीं है इसमें। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रहे कि स्टॉकहोम सम्मेलन भी आया था, जान रहे, एक स्टॉकहोम सम्मेलन भी आया था। ठीक है, तो उसके उसी के अनुरूप भारत में भी कार्रवाई हुई, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में क्या हुआ, आपका लागू हुआ। ये शिकार पे प्रतिबंध लगाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, इनकी घोषणा करता है। ठीक है, और कुछ निकायों का भी गठन करता है। ध्यान रहे, पूछेगा सवाल क्या, इसमें कितनी अनुसूची है, तो 6 अनुसूची। कितनी अनुसूची इसमें, 6 अनुसूची है। और पहली अनुसूची होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजातियां होती हैं उसे हम पहली अनुसूची में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अगला सवाल, वायुमंडल की ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, वो कहलाती है सौर स्थिरांक। क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो प्रति सेकंड वर्ग मीटर 1.4 किलो जूल या 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला पेपर, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया था। ठीक है, ये स्वर्ण सिंह समिति पर क्या हुआ था, इसको लागू किया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ध्यान रहे, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, पहले 10 थे, फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया था, फिर 11 हो गए। 11वां क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर हम क्या करना है, हमको प्रदान करना है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। ठीक है,
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। जैव विविधता देख लेते हैं। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले W.G. रोजन ने किया था, फिर E.O. विल्सन ने भी इस पर कुछ अपने राय रखी। जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका प्रयोग आपके रेमंड एफ दासमैन ने क्या किया था। भारत में जैव विविधता संबंधित 4 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर्स ने 1988 में क्या हुआ था, इन्होंने दी थी। भारत में 4 हैं। भारत में से 4 संबंधित है, मतलब हिमालय ये पूरा, इसमें तिब्बत का, चीन का भी एरिया इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इस एरिया के 44% भाग जो है वो भारत में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसका 64.9% भाग भारत में पाया जाता है। इंडो बर्मा, इंडिया और म्यांमार दोनों मिलाकर इसके मात्र 5% भाग भारत में पाए जाते हैं, बाकी तो म्यांमार में चला जाता है इधर, ठीक है। उसको सुंडालैंड मतलब ग्रेट निकोबार हो गया, नानकाउरी द्वीप समूह हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, यहाँ तक पूरा इसका एरिया क्या होता है, ये जाता है। और इसका केवल 1.28% भाग क्या होता है, भारत में पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट से और सबसे कम सुंडालैंड से क्या होता है, हमारा जो हमारा जैव विविधता है वो भारत में पाई जाती है। एक और पूछता है कि भाई भूमध्य रेखा से ये इक्वेटर है, ये 0 है ना, ये इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेटर से लेकर अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे, इक्वेटर से लेकर अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता क्या होती है, घटती जाती, क्या होती है, घटती चली जाती है। या फिर ऐसा सवाल आएगा, ध्रुवों से आएंगे इधर तो बढ़ती चली जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो घटेगी, ठीक है। ऊपर से फिर बीच में आएंगे तो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। एक और सवाल पूछता है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। फिर प्रवाल भित्ति, इसमें भी ज़्यादा होती है। और आर्द्र भूमियाँ, यहाँ भी क्या होती है, जैव विविधता ज़्यादा होती है। पहाड़ों की बात कर लें तो यहाँ जो चोटी होगी, चोटी पर कम जैव विविधता होगी, लेकिन घाटी में आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, जैव विविधता ज़्यादा होगी। ये भी सवाल पूछता है। अगला सवाल, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है, ठीक है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान और 106 ये तीनों बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही असत्य हो जाएगा, क्योंकि मीथेन उत्सर्जन वो करता नहीं है, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। एक स्वच्छ ऊर्जा क्या है, आपका रूप है। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मीथेन क्या होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, ये मैंने पहले ही पढ़ा है। जैविक और अजैविक घटक ये पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। मकर रेखा, ठीक है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 23.5 अंश आप उत्तर में जाएंगे तो आपका कर्क रेखा, और 23.5 अंश आपका दक्षिण में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मकर रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी सवाल आता है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो A.G. टांसले ने किया था। ये रटने वाले सारे कॉन्सेप्ट हैं, रट लीजिए। इकोसिस्टम A.G. टांसले ने 1935 में, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में, इकोलॉजी निकल किर्नेल्स ने 1917 में, इकोलॉजिकल पिरामिड चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। ये सारे कॉन्सेप्ट परीक्षा में कहीं न कहीं कभी न कभी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ध्रुव तारा, ये तो ध्रुव तारा की कहानी हम लोगों ने बहुत सुनी होगी। ये तो बहुत ही आसान है। ये उत्तरी तारे पे क्या होगा, ये होगा। ध्रुव तारा आपका उत्तर में है, ठीक है। इसे पोलरिस भी बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, लूड स्टार भी बोलते हैं, नजूम अल शुमाल ये अरबी में बोलते हैं, और फारसी में आपका कुतुबी सितारा भी बोलते हैं। ये सप्तमंडल ऋषि आपने देखा होगा, ठीक है। इसके सीधे देखेंगे उत्तर की तरफ तो हमारे ध्रुव तारा क्या होता है, यहाँ पे दिखाई देता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर बार आता रहता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 7 अप्रैल 1973 को सॉरी इससे संबंधित और फैक्ट, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, टाइगर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व है। लेटेस्ट जो है, जो 52वां है, वो रामगढ़ विश्वधारी राजस्थान में है।
पहला कौन सा है? तो पहला ये कर्नाटक में है, बांदीपुर। शायद जो लिस्ट हम देखेंगे ना टाइगर रिजर्व की, उसमें पहला नाम उसी का आता है, बांदीपुर का ही आता है, जो कर्नाटक में है। तो पहला वो मान लेंगे। और सबसे लेटेस्ट जो है अभी हाल ही में रामगढ़ गिरधारी जो राजस्थान है, उसको दर्जा दिया गया है टाइगर रिजर्व का। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सैलम आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा कहाँ पे है? बोरबाग रिजर्व महाराष्ट्र में है। सबसे ऊंचा कहाँ पे है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे घना कहाँ पे है? काजीरंगा मध्य प्रदेश में है। टाइगर राज किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 बाघ रिजर्व हैं और साथ ही पूरे देश में जितने बाघों की संख्या है उसकी 1/3 तो पूरे मध्य प्रदेश में ही है। तो इसे टाइगर राज क्या क्या है बोला जाता है। बाघों की गणना करने का एक तरीका है एमएस्ट्रिप्स, ठीक है, ये बहुत परीक्षा में पूछा हुआ है, ये भी आता है। और विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये तो मध्य प्रदेश में है, सबको पता है। लखनऊ समझौता, ठीक है, लखनऊ समझौता देख लेते हैं। लखनऊ समझौता देखिए 1916 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि लखनऊ समझौता के समय उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ध्यान रहे, सूरत अधिवेशन में 1907 में जो नरम और गर्म दल अलग हो गए थे, वो भी इसी समझौते में क्या हो गए? एक साथ आ गए। और इसी समझौते में पहली बार स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव भी क्या हो गया था? पारित हुआ था। अगला सवाल, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये बहुत ही हाईलाइटेड सवाल रहा है, कई बार पूछा भी गया है। तो जंगली गधों का जो निवास स्थान है वो कच्छ कारण गुजरात माना गया है। तो इस तरह हमने ईवीएस के 300 सवाल के साथ साथ उससे संबंधित और सभी हमने फैक्ट्स देख लिए जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि अभी बाल मनोविज्ञान का और इसी के साथ मैं इंग्लिश का भी जल्द से जल्द आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, बाय बाय, नमस्कार, टाटा।